हेलो डियर फ्रेंड्स। जैसा कि भी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ये नोटिफिकेशन के लिए यानी पीईटी एग्ज़ाम जो आपके हैं इनकी नोटिफिकेशन हाल ही में आई थी, ठीक है। और इनके जो एग्ज़ाम है आपको सितंबर मंथ में होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो इसका जो सिलेबस है उसके तहत जो इंडियन हिस्ट्री है जिसमें पहली क्लास करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। हालांकि किसी को क्लास को करने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा आज इंडियन हिस्ट्री है और सब्जेक्ट वाइज क्लासें आती रहेंगी और सब्जेक्ट वाइज को सिलेबस मैं आपको देता रहूँगा। उसके तहत इसका जो पहला सिलेबस यानी पहला क्लास है इंडियन हिस्ट्री की, उसके तहत पहले हम उसका सिलेबस जान लेते हैं कि हमें जो पीईटी का जो एग्ज़ाम देना है अभी एक महीने बाद, तो हमें उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके लिए पहले जान लेते हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो ये सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इतिहास के बारे में देखा जाए तो आपको इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, इसमें आपको वैदिक संस्कृति, इसमें बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी जीवनी है, शिक्षाएं हैं। जैन धर्म के बारे में जाने तो महावीर स्वामी यानी कि जो उनके 24 तीर्थंकर हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी शिक्षाएं क्या क्या हैं। मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है, बहुत छोटा सा पढ़ना है सम्राट अशोक के लिए। गुप्त वंश की बात करें उसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, राजपूत काल, फिर सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठाओं के बारे में। फिर आता है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव यानी कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। फिर आते हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका जाननी है इसमें। फिर क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, फिर विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट यानी कि जो 1935 का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट था, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। हालांकि ये जो टॉपिक है वो आपका पॉलिटी में आता है, वैसे भी इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ समरी इसमें देंगे, इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसमें इतना सिलेबस आपको पढ़ना है और एक ब्रीफ समरी के रूप में ही पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इसलिए आज हम इसकी पहली क्लास जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज क्लासें आती रहेंगी, पहले थ्योरी होगी उसके बाद आपका यानी इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो भी आते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। आइए जानते हैं, पहली क्लास आपकी है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए, लोगों का पहले मानना था कि वैदिक संस्कृति या फिर सिकंदर के अटैक के पूर्व हमारे पास कोई ऐसी सभ्यता नहीं थी जो विकसित अवस्था में थी। यानी अभी तक मानना था कि यानी जो वैदिक सभ्यता है इससे ही हमारा जीवन जो या जीवन शैली इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन धीरे धीरे शोधों के अनुसार, रिसर्च के अनुसार ये होता गया कि जब ये सिंधु सभ्यता प्रकाश में आई तो लोगों को पता चला कि जो एक सभ्यता थी वो इससे पहले भी विकसित अवस्था में थी और कहीं ज़्यादा वैदिक सभ्यता से अच्छी अवस्था में डेवलप थी, ठीक है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसका पता किसने लगाया तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इसका पता लगाया और 1842 ईस्वी में अपने लेख में इन्होंने इसको प्रकाशित भी किया, ठीक है, पहला पॉइंट है। लेकिन इस पर उस समय कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आधिकारिक तौर पर 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, उनके आदेश पर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा उसमें उत्खनन कार्य शुरू किया गया। किस स्थल का? हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ, ठीक है, सन 1921 ईस्वी में। इस प्रकार 1921 में पहला स्थल इन हड़प्पा की खोज हुई, ठीक है। 1922 ईस्वी में ही इनके दूसरे सहयोगी थे राकल दास बनर्जी, उन्होंने देखिए मोहनजोदड़ो की खोज की जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही पड़ता है आपका, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था फिर इस पर शोध होते रहे कि लगातार नए स्थल की खोज होती रही, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड निकल के आया वो उसका जो रेडियो कार्बन डेटिंग विद C14 के तहत जो टाइम पीरियड निकला वो समय था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, यानी आपका जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व पहले यह सभ्यता एक विकसित अवस्था में विद्यमान थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में भी रखा गया है। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं ऐसा काल जिसमें हमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसी शैली लेखन कला की हमें मिली है, ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं जो हमें मिले तो हैं लेकिन हम उन्हें आज तक पढ़ नहीं पाए, ठीक है। उस सभ्यता में, उस काल में इसको रखा गया है। इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, आपके जो पीटी का जो एग्ज़ाम यानी पेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको फैक्ट वाइज क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था यानी कहाँ कहाँ किस क्षेत्र पर सभ्यता फैली हुई थी, क्योंकि इतना तो पता ही है कि ये सभ्यता आपके पाकिस्तान और भारत के जो उत्तरी
और पश्चिमी जो क्षेत्र है वह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित थी, ठीक है। खासकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र तक विकसित थी। इसका कुछ क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश का एरिया भी कवर करते हुए आता है, ठीक है। उसकी शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं उसके बारे में। जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था, ठीक है, आइए जानते हैं। सिंधु सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अब कुछ क्षेत्र इसका अफगानिस्तान तक भी विस्तृत था। बहुत ही लिटिल बिट था तो उसको ज़्यादा उसमें पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। पूर्वी विस्तार इसका देखते हैं तो ये आलमगीरपुर था, यानी जबकि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला यानी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। इसके पश्चिमी विस्तार की बात करें तो पश्चिमी विस्तार शुद्ध का गेंडोर था, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है। बलूचिस्तान कहाँ है? आपका पाकिस्तान में है। और ये दासक नदी के किनारे बसा हुआ था। उत्तरी विस्तार की बात करें तो उत्तरी विस्तार इसका मांडा था। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिणी विस्तार यानी दक्षिणी भाग जो सबसे दूर तक फैला हुआ था वह दायमाबाद था। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है या आकार है वो त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,30,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के जो हमें मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हमें 4 तरह की मानव प्रजातियां यहाँ पे निवास करती थी, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। और 4 प्रजातियां कौन कौन सी थी इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलॉइड और अल्पाइन, ये 4 प्रजाति यहाँ पे निवास करती थी। बेसिकली आपको इसमें से ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन नहीं निवास करती, तो ये आप एक बार हल्का सा ब्रीफ समरी पढ़ लेगा, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं सिंधु सभ्यता की नगर योजना या नगरीय योजना के बारे में। कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सबसे बड़ी विशेषता थी कि पर्यावरण के अनुकूल इनका जल निकास प्रणाली। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग यानी कि किले निर्मित थे, इनमें संभवतः शासक वर्ग निवास करता था। दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें सामान्य नागरिक और व्यापारी वर्ग, कारीगर या श्रमिक रहा करते थे, ठीक है। बेसिकली ये गांव रहा होगा, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर योजना एक समान थी। कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर बल्कि घर के अंदर की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल इसका अपवाद है, यानी कि जो आपका लोथल है, लोथल में घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। यद्यपि मकान बनाने के लिए कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के ईंट का हमें प्रयोग मिलता है। ये सबसे बड़ी ईंट थी जो कि सिंधु सभ्यता में पाई गई थी और यह ईंट हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में हड़प्पा आता है, ठीक है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। वर्तमान में पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला पड़ता है, रावी नदी के किनारे स्थित है। इससे जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए, आप आराम से पढ़ते रहिएगा, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। आप एक बार इसको पीडीएफ के रूप में पढ़ लेना, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको जो अवशेष है इससे क्या क्या मिले हमें आपका स्थल से, तो कब्रिस्तान R37 यानी कि जहाँ जो कब्रिस्तान मिला उसका नाम R37 बताया गया, तो कब्रिस्तान R37 मिला है। शंख का बना हुआ बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा यानी कि उर्वरता की देवी हमें एक मूर्ति मिली, ठीक है। गेहूँ एवं जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। अन्नागार हमें मिला है। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं। सीपी का पैमाना आदि यहाँ से हमें इतनी चीज़ें मिली हैं। देखिए, स्टुअर्ट पिगन ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना ज़िला है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर एक बृहद स्नानागार मिला है। संभवतः इस बृहद स्नानागार का प्रयोग जो धार्मिक अनुष्ठानों में स्नानगार के रूप में किया जाता रहा होगा। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कांस्य के नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। और मुद्रा पर अंकित जो थी पशुपतिनाथ जी की मूर्ति भी मिली है। सूती कपड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाथी का कपाल खंड यानी कि खोपड़ी मिली है। गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले हैं। तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष भी मिले हैं और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइए बात करते हैं चंद्रहुदड़ो की। इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी, लेकिन यहाँ पर उत्खनन जो कार्य था वो अर्नेस्ट मैके के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इससे जो हमें प्राप्त अवशेष मिले हैं, यहाँ पर हमें वक्राकार ईंट के साक्ष्य, अलंकृत हाथी, कंघा, लिपस्टिक,
4 पहियों की गाड़ी, मनके इत्यादि यहाँ से चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। अर्नेस्ट मैक्की के अनुसार यहाँ पर मोहर बनाने, माप के बाट बनाने का कार्य ये होता रहा होगा, ठीक है। यह एक औद्योगिक केंद्र था अर्नेस्ट मैक्की के अकॉर्डिंग, ठीक है। लोथल की बात करें तो लोथल की इसकी खोज 1955 में SR राव के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में अगर इसकी स्थिति की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवासला गांव में स्थित है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह रहा था, ठीक है। उस समय सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड में ये सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था और इससे हमें पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने में आसानी हुआ करती थी, ठीक है। इससे जो हमें अवशेष क्या प्राप्त हुए देखिए वो भी जान लेते हैं। अवशेष में हमें बंदरगाह, क्योंकि हमें पहले बता चुका कि ये लोथल एक बंदरगाह था। धान और यानी धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है। फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। 3 युगल समाधियाँ भी प्राप्त हुई हैं। धान की भूसी भी मिली है। मन का उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तांबे का कुत्ता और छोटा दिशा मापक यंत्र आदि भी मिला है। और सबसे प्राचीनतम यानी सिंधु सभ्यता में सबसे प्राचीनतम जो चावल के साक्ष्य थे वे हमें लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी की बात करें तो ये इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो हरियाणा का हिसार जिला है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो स्थिति है ये बहुत ही आपका क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त हुआ है, यानी कि ये इसके नष्ट होने का खतरा ज़्यादा है, ठीक। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का जो नाम है इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंगी चूड़ियाँ। इसकी जो खोज थी वो अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में की थी, लेकिन जहाँ पर उत्खनन कार्य था वो BB लाल और BK थापर के द्वारा 1961 ईस्वी में कराया गया था। वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये राजस्थान का गंगानगर जिला और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहीं कहीं सरस्वती नदी का भी उल्लेख होता है। दोनों सही है, लेकिन ये बात करते हैं प्राप्त अवशेष क्या हैं तो यहाँ पे जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। उसमें कच्ची एवं मिट्टी की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कच्ची ईंटें मिली हैं, अलंकृत ईंटें, यानी कि उस पर डिज़ाइन मिली थी, बनी हुई थी। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थी, यानी कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। यानी पूर्ण समाधिकरण में हम पूर्ण रूप से शव को दफना देते थे। आंशिक समाधिकरण में जो मृत्यु हो जाती थी उसको पहले ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, फिर जो उसके बचे हुए जो अंश मिलते थे बाद में हम उनको दफनाते थे। और दाह संस्कार की बात करें तो इसमें हम पूरी शव को उसको हम अंतिम संस्कार यानी कि उसको हम अग्नि जलाकर उसका समाधान करते थे, सावधान करते थे, ठीक है। आयताकार अग्नि की 7 वेदिकाएँ यानी भी मिली हैं और बेलनाकार हमें मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। बनावली की बात करें तो इसकी जो वर्तमान स्थिति है यह हरियाणा का फतेहाबाद जिला है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में RS बिष्ट के द्वारा की गई थी। जल निकास प्रणाली का यहाँ पर अभाव था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल में जल निकास प्रणाली का अभाव था। आपको याद रखना पड़ेगा कि बनावली, ठीक है। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है और अधिक मात्रा में यहाँ पे जौ भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं हम उनकी बात करते हैं कि हल्की आकृति के मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जौ मिले हैं, तांबे के बाड़ाग्र आदि मिले हैं। उससे पहले यानी मिट्टी का हल भी मिला था यहाँ पर, और अधिक मात्रा में जो प्राप्त हुआ मैंने आपको बताया, ठीक है। धौलावीरा की बात करते हैं तो खोज इसकी 1967 में JP जोशी के द्वारा की गई थी। ये वर्तमान स्थिति की बात करें तो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है, ठीक है। यहाँ के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पर खेल का यानी सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी जो मिला वो धौलावीरा से ही मिला है। यानी खेल का स्टेडियम प्राप्त हुआ है। नगर जो था वो 3 भागों में विभाजित था, यानी दुर्ग भाग यानी किला वाला भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। और सिंधु सभ्यता की जो सिंधु लिपि थी उसके 10 बड़े चिन्हों वाला एक शिलालेख भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हड़प्पा की लिपि की, ठीक है। हड़प्पा लिपि में देखिए 64 मूल चिन्ह थे जो सेलखड़ी की आयताकार मुहर, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में 1853 ईस्वी में इस लिपि का जो पहला साक्ष्य था वो 1853 ईस्वी में मिला था तथा 1923 ईस्वी तक संपूर्ण लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु आज तक हम इस लिपि को पढ़ नहीं सके, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रात्मक यानी कि भाव चित्रात्मक थी, जिसे हम ब्रुस्टोफेडन पद्धति कहते हैं, जहाँ पहले दाईं ओर लिखी जाती थी फिर दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। सबसे अधिक चित्र मछली और यू आकार के प्राप्त हुए हैं। अगर हम सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो परंपरागत रूप में समाज की जो इकाई थी वो परिवार ही थी। सिंधु सभ्यता से हमें सर्वाधिक मिट्टी की स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है संभवतः मात्र सत्तात्मक रहा होगा। जो हड़प्पावासी हैं साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे, यानी कि दोनों प्रकार के भोजन करते थे लोग। यहाँ पे लोग नहीं, दोनों प्रकार के भोजन करने वाले लोग थे, ठीक है। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। यहाँ के लोग जो थे जो युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। दास प्रथा प्रचलित थी ऐसा माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग मौसम विज्ञान, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र और गणित आदि से परिचित थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
तो समाज में 4 वर्ग की मौजूदगी थी। इसमें विद्वान यानी जिसे पुरोहित कहते हैं, योद्धा, फिर व्यापारी और फिर श्रमिक वर्ग आता था। ठीक है, 4 तरह के वर्ग मौजूद थे। देखिए पेपर में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता में मौजूद वर्ग कौन कौन से थे। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है कि विद्वान यानी पुरोहित, फिर योद्धा, फिर व्यापारी और फिर श्रमिक वर्ग आते थे। ठीक है, राजनीतिक जीवन की बात करें, नहीं पॉलिटिकल लाइफ की बात करें सिंधु सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता से कोई राजनीतिक संगठन का आभास नहीं मिलता है। ठीक है, शासन संभवतः व्यापारी वर्ग के हाथों में था, क्योंकि हड़प्पावासी व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। ठीक है, हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। ठीक है, आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता की उन्नति का मुख्य आधार कृषि एवं व्यापार था। तो सिंधु जो सभ्यता के जो निवासी थे वह व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। ठीक है, व्यापार मुख्यतः सिंधु क्षेत्र तक ही नहीं अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से होता था। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह थे वो लोथल, सुरकोतदा, रंगपुर और प्रभास पाटन थे। ठीक है, मुख्य खाद्यान्न फसलों की बात करें तो गेहूं एवं जौ थी। इसके अलावा सिंधुवासी जो थे वो राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की भी खेती किया करते थे। और एक बात ये कि कपास उगाने का सबसे पहला श्रेय सिंधु सभ्यता के निवासियों को ही जाता है। ठीक है, यूनानियों ने इसे कपास को नहीं कि सिंडन कहा है। ठीक है, और यहाँ के निवासियों को, और इसी के नाम पर इसका सिंधु। कृषि के साथ पशुपालन भी उन्नति अवस्था में था। पशुओं में देखा जाए तो कुबड़ वाला बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गधे, सुअर, कुत्ता आदि होने का अनुमान है। और गुजरात के जो निवासी थे वो हाथी पाला करते थे। ठीक है, और हमारा विरासत पशु भी हाथी है, ये नोट ध्यान रखना। ठीक है, धार्मिक जीवन की बात करें तो जो सिंधुवासी थे प्रकृति पूजक थे। देखिए ईश्वर की पूजा मानव के रूप में वृक्ष, पशु तीनों रूपों में करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता यानी पशुपतिनाथ, लिंग योनि आदि की पूजा भी करते थे। कालीबंगा से जो प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अग्नि और स्वास्तिक की भी पूजा होती थी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हड़प्पा से हमें एक मर्ण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह संभवतः उर्वरता की देवी का प्रतीक है। ठीक है, सिंधु वासियों का धार्मिक दृष्टिकोण इहलौकिक तथा व्यवहारिक था। इहलौकिक की बात करें तो मतलब वो जितनी भी चीज़ें यानी पूजा पाठ करते थे वो इसी लोक से संबंधित या इसी पृथ्वी से संबंधित था। ठीक है, और व्यवहारिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही होता है। अगर हम सिंधु सभ्यता की पतन की बात करते हैं, देखिए इतने फैक्ट है आपको पढ़ना है। ऊपर जो मैंने बताए हैं, हमने स्थलों की बात कर ली, हमने आर्थिक जीवन की भी बात की, सामाजिक जीवन की बात की, धार्मिक जीवन की बात की, राजनीतिक जीवन की भी बात कर ली। अब जानते हैं सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हो। देखिए जिस तरह हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के कोई प्रामाणिक कारण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें तो गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार बाह्य आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये तर्क सही नहीं बैठता, क्योंकि ये तो है कि सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता यानी जो प्रारंभ हुई वो संभवतः आर्यों की ही थी, यानी आर्यों ने इसको प्रारंभ किया था। लेकिन इतनी मात्रा में इस सभ्यता का विनाश करना और नई सभ्यता स्थापित करना कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है। नेक्स्ट जो विद्वान है आपके जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं एस.आर. राव के अनुसार उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। और के.यू.आर. कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा जैसे महामारी या मलेरिया इस तरह से कोई बीमारी फैली रही होगी और संभवतः जो आपका सिंधु सभ्यता इसका विनाश हो गया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कारण प्रमाणिक तौर पर सही संतुष्टि नहीं करते हैं। इसी तरह जिस तरह इसका उद्गम हुआ था उसी तरह इसका जो पतन है उसके हमें कोई प्रमाणिक ठोस कारण प्राप्त नहीं हुए हैं। हम इन्हीं प्रक्रिया के आधार पर कह सकते हैं कि संभवतः इसी तरह सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की देन क्या है इसकी बात करते हैं। देखिए जो सिंधु सभ्यता की देन में सबसे पहले दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली थी। जो मापतौल प्रणाली थी वह 16 के गुणक में थी। ठीक है, नगर नियोजन, सड़कें और नालियों की व्यवस्था, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग योनि पूजा, स्वास्तिक, चक्र, अग्नि पूजा, यज्ञ, मोहरों का प्रयोग, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि जो थी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी देन थी। ठीक है, कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ पर इस सिंधु सभ्यता को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं हमें लोथल से ही मिले हैं। सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। पर्दा प्रथा और वैश्या प्रतियुक्त सिंधु सभ्यता में भी। नेक्स्ट है कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग जो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे।
ठीक है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थलों में से केवल 6 को ही नगरों की संज्ञा दी, यानी कि जो बड़े नगर हैं उनकी संज्ञा दी गई थी। वहाँ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, गढ़वारीवाला, कालीबंगन और राखीगढ़ी। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो गैस ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।